नमस्कार। इस वीडियो में हम स्वरूप और समरूपता के बारे में जानेंगे। आइए हम संकल्पना को समझने का प्रयास करें। एनसीईआरटी ने इन विषयों को कक्षा 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाने का निर्देश दिया है। आइए हम इन विषयों का अन्वेषण करें और उनकी मुख्य संकल्पनाओं को समझें। आइए इन संकल्पनाओं को देखते हैं। गणित में सभी संकल्पनाओं का अपना मार्ग और ढांचा है। उसे एक रूपरेखा होना आवश्यक है। खासकर जब हम स्वरूप और समरूपता की बात करते हैं तो हम इन्हें आकृतियों और संख्याओं से संबंधित करते हैं और स्वरूप और समरूपता का निरीक्षण करते हैं। संख्याओं के साथ स्वरूप बनाना और आकार का उपयोग करके स्वरूप बनाना दोनों स्वाभाविक और मौलिक रूप से अलग है। वे एक दूसरे के पर्याय नहीं है। हमें इसे तार्किक दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। इसीलिए इस वीडियो में हम आकृतियों से संबंधित रचनाओं को देखेंगे और संख्या से संबंधित रचनाओं का निरीक्षण करेंगे। समरूपता एक दर्पण छवि है। दर्पण छवि में यदि हम केवल धुरी को पहचान जाए तो हम दाएं और बाएं पक्षों का मिलान करने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार से संख्याओं के साथ भी ऐसा होता है। एक संख्या लेते हैं, मानिए 181। जब हम इसे दर्पण छवि के रूप में देखते हैं तो हम दर्पण में भी 181 देखते हैं। तो संख्या वही रहती है, चाहे आप उसे दाएं से बाएं देखें या बाएं से दाएं। क्या सभी संख्याओं के साथ यही होगा? उदाहरण के लिए 131 ले, अगली संख्या 121 ले और निरीक्षण करें। यदि हम इसे लिखकर दर्पण में देखते हैं तो संख्याएं उल्टे क्रम में हैं। इसीलिए अगर हम संख्यात्मक समरूपता को देखें तो केवल कुछ ही संख्याएं सममित दिखेंगी। आइए हम इसे ध्यान में रखें और इस वीडियो में समरूपता को समझें। जब हम समरूपता और आकृतियों को देखते हैं तो हम इन्हें वास्तविक जीवन में खोजने का प्रयास करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में समरूपता कहाँ मिलती है? हम वास्तविक जीवन में आकार कैसे देखते हैं? इसे सरल बनाने के लिए हम इन वर्गाकार काउंटरों का उपयोग करेंगे। ये वर्गाकार काउंटर विशेष ईवीएम पदार्थ से बने हैं। इसीलिए यदि हम इन्हें पानी में डुबाते हैं और बोर्ड पर चिपकाते हैं तो ये लगभग 2 घंटे तक चिपका रहता है। छात्रों को ये आकर्षक लगता है और ये उनके लिए एक विशेष अनुभव होता है। ये विभिन्न आकृतियों को बनाने में भी सहायक है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम इन लाल वर्ग के काउंटरों को पानी में डुबाते हैं और इन्हें यहाँ चिपका देते हैं। अब मैं इस हरे रंग के काउंटर को यहाँ चिपका देता हूं। अगला काउंटर पीले रंग का है, इसके बाद नीले रंग का और आखिर में केसरिया रंग का काउंटर है। अब यहां देखें, मैंने क्या किया है। मैंने फिर से लाल और हरे काउंटर चिपकाए। शुरुआत में हमारे पास लाल और हरे काउंटर यहां थे और हमारे पास लाल और हरे काउंटर यहां भी है। उसके बाद क्या होना चाहिए या फिर आगे क्या हो सकता है, अवलोकन करने से ही हम जान जाएंगे। लाल और हरे रंग के बाद हमारे पास पीला रंग है। हमें येलो काउंटर लेना चाहिए और उसके बाद पीले रंग के बाद हमारे पास नीला रंग है। नीले रंग के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास केसरिया रंग है। अगर हम इस रंग स्वरूप का निरीक्षण करें तो हमारे पास लाल, हरा, पीला, नीला और केसरिया रंग है। यदि आप पहले 5 काउंटरों को और अगले 5 काउंटरों का निरीक्षण करते हैं तो क्या यह सामान्य है या कुछ अलग दिखाई देता है? यदि आप इसे अच्छी तरह से देखते हैं तो जानेंगे कि ये एक स्वरूप की तरह चलता रहेगा। बताइए, अगला रंग कौन सा होना चाहिए? जी हां, अगला लाल होगा। यहां क्या स्वरूप है? लाल, हरा, पीला, नीला और अंत में केसरिया।
यह स्वरूप जारी रहेगा। हम यहाँ एक स्पष्ट स्वरूप देख सकते हैं। जब हम एक सरल रेखा में ही काउंटर चिपकाते हैं तो क्या तभी हमें एक स्वरूप दिखेगा? हम कुछ और वर्ग काउंटरों का उपयोग करके एक और स्वरूप बनाएंगे। मैं जो कर रहा हूं उसे ध्यान से देखें। आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने यहां केवल लाल काउंटर लिए हैं, लेकिन मैं पहले वाले को सीधा रखता हूं, दूसरा तिरछा है, तीसरा फिर सीधा है और चौथा फिर तिरछा है। तो अगला काउंटर कैसा दिखेगा? क्या हम इस रंग को देख सकते हैं? क्या यह ठीक है? इसीलिए हमें स्वरूप का अवलोकन करने की आवश्यकता है। क्या हम नीले काउंटर को ऐसा रख सकते हैं? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इसे इस तरह रखना होगा और स्वरूप को जारी रखना होगा। क्या यह सही है? क्या हम इसे ऐसा रख सकते हैं? नहीं। हमें पिछला वाला स्वरूप देखना होगा और उसी प्रकार काउंटरों को चिपकाकर स्वरूप जारी रखना होगा। हमने देखा है कि हम वर्गाकार काउंटरों का उपयोग करके विभिन्न स्वरूप कैसे बनाते हैं। अब मैंने रंगों का एक स्वरूप बनाया है। पीला, हरा। अब मैंने एक स्वरूप बनाया है पीला, हरा, नीला और केसरिया रंग का उपयोग करके। यदि हम स्वरूप को जारी रखते हैं तो हमें नीचे पीले, हरे, नीले और केसरिया रंग मिलेंगे। अब आप एक स्वरूप देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं पीला, हरा, नीला और केसरिया। यहां भी ऐसा ही है, पीला, हरा, नीला और केसरिया। अगला स्वरूप भी ऐसा ही हो सकता है। इस प्रकार से हम अलग अलग काउंटरों का उपयोग करके विभिन्न स्वरूप बना सकते हैं। तो इसी तरह हमने वर्ग काउंटर उपयोग करके अलग अलग स्वरूप बनाए हैं। जब हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? ये हमें हमारे घरों और जॉगिंग पथ में इस्तेमाल होने वाली रंगीन टाइलों की याद दिलाते हैं, है ना? हम बहुत सारे रंगीन टाइलों का इस्तेमाल करते हैं। हम भवन निर्माण में ऐसी शैलियों का उपयोग करते हैं। हमने देखा कि हम वर्गाकार काउंटरों का उपयोग करके कैसे स्वरूप बना सकते हैं। अब हम कुछ अबैकस रिंग्स का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं स्वरूप बनाने के लिए अबैकस रिंग्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास एक सफेद और लाल रिंग है और उसके बाद नीला, पीला और हरा। मैंने यहाँ 5 रिंग रखे हैं, सफेद, लाल, नीला, पीला और हरा। हम सफेद से शुरू करके उसी स्वरूप को जारी रख सकते हैं। हम इसे फिर शुरू करते हैं। हम यहां एक सफेद रिंग रखेंगे। अगला है लाल, इसीलिए आइए हम एक लाल रिंग रखते हैं। लाल के बाद हमारे पास एक नीला है। ऐसे ही हम आगे भी जारी रखेंगे। अगला पीला है, इसीलिए मैं एक पीला रिंग रखूंगा। पीले रंग के बाद यहां हरा रंग आना चाहिए। यहां हमारे पास एक पूर्ण स्वरूप है। हमारे पास सफेद, लाल, नीला, पीला और हरा रंग है। इस तरह हम अबैकस रिंग्स का उपयोग करके एक स्वरूप बनाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे स्वरूप देख सकते हैं। आसपास की वस्तुओं में भी हम ऐसे स्वरूप देख सकते हैं। यदि हम बच्चों को उपकरण दें और उन्हें अवसर दें
तो छात्र विभिन्न स्वरूप बना सकते हैं। अब मेरे पास एक अलग उपकरण है। अगर आप इस टीएलएम्स को देखें तो इसको एक संख्या माला कहते हैं। यदि आप इसका अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा तो मन के दो अलग रंगों के हैं। ये सफेद है और ये लाल है। सफेद और लाल के बाद हमारे पास कौन सा रंग है? क्या हम यहां एक स्वरूप देख सकते हैं? जी हां, सफेद, लाल और फिर सफेद। वही पैटर्न जारी है। हम निश्चित रूप से यहां एक स्वरूप देखते हैं। अब मैं इन पीले घनों का उपयोग करूंगा। मैंने एक पीला घन रखा है। इसके आगे मैं 3 घनों को लगाऊंगा। तो मैंने एक और उसके बाद 3 घन लगाए। 3 के बाद मैं 6 घन रखूंगा और 6 के बाद यदि आप निरीक्षण करें, घन की संख्या जो मैं रखने वाला हूं वो होगी 10 घन। यदि आप देखें तो यहां हमारे पास एक पीला घन है, यहां पे 3 घन है और फिर 1 2 3 4 5 6 पीले घन है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीले घन। क्या हम यहां कोई संबंध देख सकते हैं? आधार को देखें। हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ हमारे पास आधार पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 है। अगर हम अगले स्तर पर देखें, यहाँ कोई घन नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 पीले घन है। आगे भी यही स्वरूप देखा जा सकता है। हमारे पास यहाँ 1 पीला घन है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 10 है। जब आप इन आकृतियों को देखते हैं तो क्या आप कोई समानता या अंतर पाते हैं? यदि हम 1 और 3 पीले घनों को देखते हैं तो उनके बीच क्या अंतर है? 2। आप एक और स्वरूप देखें। दूसरे और तीसरे समूहों का अवलोकन करें। हमारे पास यहाँ 3 घन है और यहाँ 6 घन है। अर्थात इसमें 3 की वृद्धि हुई है। तो 6 और 10 में क्या अंतर है? हम देख सकते हैं कि 4 घन बढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ 2 का अंतर है, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। उसके बाद कितना अंतर होना चाहिए? यदि हम थोड़ा सोचते हैं तो यहां हमें 5 और घन जोड़ने होंगे। इसीलिए यदि आप 5 से 10 घन जोड़ते हैं तो क्या होगा? हमें 15 पीले घन मिलेंगे। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और कितने घन जोड़ने होंगे? जैसा कि हम जानते हैं, हमें 6 घन जोड़ने होंगे। जब हम विभिन्न आकार बनाते हैं तो हम विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं अलग अलग आकारों के लिए। अब हम इसका निरूपण कैसे करें, ये देखने के लिए हम क्या करें? आइए हम एक वर्ग रेखा कापी का उपयोग करेंगे। इन दिनों जब हम गणित सीख रहे हैं तब हम वर्ग रेखा कापी का उपयोग करते हैं। इसलिए आजकल ये वर्ग रेखा कापी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इन स्वरूपों का निरूपण करने के लिए इस वर्ग रेखा कापी का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ग रेखा कापी में प्रत्येक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर होती है। हम इनमें विभिन्न पैटर्न आजमा कर देख सकते हैं। मैंने यहां क्या किया है? मैंने एक वर्ग के लिए सीमाएं बनाई है।
अब मैं एक और वर्ग पर सीमा रेखा बनाऊंगा और मैं उस वर्ग को पंक्तियों से भर दूंगा। आगे मैं तीसरे वर्ग में इन रेखाओं को बनाऊंगा। मैं इसे खाली छोड़कर एक और वर्ग बनाऊंगा। अब मैं यहां पंक्तियां खींचूंगा और इसे भरूंगा। इसका अवलोकन करने पर क्या आप बता सकते हैं मैं आगे क्या करने वाला हूं? हम देख सकते हैं कि अगला वर्ग, क्या इसे भरा जाना चाहिए? हमारा पहला वर्ग खाली है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरा खाली है और चौथा भरा हुआ, पांचवा खाली रह जाता है। यदि मैं अगला वर्ग बनाऊंगा तो क्या मुझे उसे खाली छोड़ देना चाहिए या भरना चाहिए? जब मैं इसे भरूंगा तभी पैटर्न पूरा होगा। इसीलिए मैं इस वर्ग को भी भरता हूं। ये क्रम जारी है। आगे बढ़ते हुए हम एक स्पष्ट स्वरूप देख सकते हैं। अब हम दूसरे स्वरूप को देखते हैं। मैं फिर से एक वर्ग बनाता हूं। इस बार मैं इसे बिंदुओं से भरता हूं। मैं एक और वर्ग बनाता हूं और इसे तिरछी रेखाओं से भरता हूं। मैं तीसरा वर्ग बनाता हूं और इसे खाली छोड़ दूंगा। मैं एक और वर्ग बनाता हूं और इसे बिंदुओं से भर देता हूं। मैं यहां एक और वर्ग बनाता हूं और उसे पंक्तियों से भरता हूं। यहां क्या स्वरूप है? मैंने पहला वर्ग बिंदुओं से भरा, दूसरा पंक्तियों से और तीसरा खाली छोड़ दिया। आने वाले वर्ग में बिंदु और उसके बाद पंक्तियां। अगला वर्ग क्या होना चाहिए? क्या यह खाली होना चाहिए या हमें इसे भरना चाहिए? अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि इसे खाली रखना होगा। यह स्वरूप फिर चल सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि स्वरूप या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकता है या ये विभिन्न आकृतियों के रूप में भी बनाया जा सकता है। जिस तरह हमने स्वरूप बनाने के लिए वर्ग रेखा कापी का उपयोग किया, उसी तरह हम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्वरूप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो पहला खाली है, दूसरे वाले में पंक्तियां हैं, तीसरा फिर खाली है और चौथा फिर भरा हुआ है, पांचवा खाली है। छठे के साथ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे भरना चाहिए या खाली छोड़ देना चाहिए? यदि स्वरूप को ध्यान से देखें तो पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए। चूंकि पांचवा खाली है, मुझे छठे को पंक्तियों से भरना होगा। यानी कि हम स्वरूप केवल सीधी रेखा में नहीं देखते हैं, हम उन्हें आड़े तिरछे रेखा में भी देख सकते हैं। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग स्वरूप होते हैं। हम उनका भवनों के निर्माण में और अन्य स्थानों पर उपयोग होते हुए देख सकते हैं। अब देखते हैं कि समरूपता कैसे बनाएं या पहचानें जब हमारे समक्ष हो। क्या कहीं भी समरूपता होती है?
हम समरूपता की धुरी की पहचान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अंग्रेजी अक्षर ए लिखूंगा। यदि हम इससे गुजरते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं और एक हिस्से की दूसरे हिस्से से तुलना करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? एक भाग दूसरे के बराबर है। आइए हम एक और अक्षर देखें। ये अक्षर ओ है। अगर इसके बीच एक रेखा बनाएं तो ये एक दर्पण छवि की तरह दिखता है। दाईं और बाईं बाजू एक दूसरे के समान है। ऐसा लगता है कि ये विपरीत भाग में है। ये एक दर्पण छवि की तरह दिख सकता है। यदि हम एक और अंग्रेजी अक्षर लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और इसे बीच में विभाजित करते हैं, तो बाएं और दाएं हिस्सों का क्या होता है? वे बराबर दिखते हैं और दर्पण छवि की तरह विपरीत दिशाओं में है। जब हम दर्पण में देखकर अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तो वो दाहिना हाथ लगता है। तो ये इस तरह से विपरीत दिशा में दिखता है। मैंने ये अक्षर लिया है। यदि हम इस अक्षर को उसी तरह से विभाजित करते हैं, यहां विभाजित करते हैं, तो क्या उसकी छवि दोनों तरफ समान है? इन अक्षरों और इस अक्षर के बीच क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमने यहां एक सीधा विभाजन किया और इन मामलों में एक हिस्सा दूसरे के बराबर था। वे प्रतिबिंब की तरह लग रहे थे। इसीलिए ऐसी आकृतियों को सममित आकृतियां कहते हैं। हमने यहां एक सीधा विभाजन बनाया है। यहां कोई समरूपता नहीं है। इसीलिए इन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा सममित आकार भी कहा जाता है। हालांकि अगर हम इस अक्षर को क्षैतिज रूप से विभाजित करते हैं तो ऐसा दिखता है। हालांकि अगर हम इस अक्षर को क्षैतिज रूप से विभाजित करते हैं तो निचले और ऊपरी हिस्से एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसीलिए उन्हें क्षैतिज रेखा समामित आकार भी कहा जा सकता है। क्षैतिज रेखा समामित आकार। इसी प्रकार हम दूसरे अक्षर को भी देख सकते हैं। ये एच अक्षर है। इसको ध्यानपूर्वक देखें। यदि हम एक ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं तो क्या होगा? या क्या होगा अगर हम इसे इस तरह से विभाजित करते हैं? ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, बाईं ओर और दाईं ओर, वे विपरीत दिशा में हैं और वे एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे हम क्या समझे? चूंकि ये विपरीत दिशा में है, हम कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर सममित आकार भी है और क्षैतिज सममित आकार भी है। मैं अक्षरों में समरूपता देखना चाहता था और इसीलिए मैंने उनका उपयोग किया। हम अन्य आकारों में भी समरूपता देख सकते हैं। ये एक त्रिकोण है। इस प्रकार से हम आकृतियों में समरूपता देख सकते हैं। जब हम इस त्रिकोण को ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित करते हैं तो हमें दो भाग मिलते हैं और एक भाग दूसरे से मेल खाता है। वो रेखा जो आकृति को समान भागों में विभाजित करती है सममित का अक्ष अथवा धुरी कहलाती है। इस रेखा को हम धुरी कहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर आकृति में समरूपता का केवल एक अक्ष है? आइए देखते हैं। अब मैं इस त्रिकोण को इस ओर से विभाजित करता हूं। जब मैं इस रेखा को खींचता हूं तो त्रिकोण के ये दो भाग, क्या वे मेल खाते हैं? जब आप निरीक्षण करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि त्रिकोण में सभी सिरों से विभाजित होने पर एक समरूपता है। ये दूसरे भाग का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो यहां समरूपता के कितने अक्ष उपलब्ध है? एक, दो, तीन। हम देख सकते हैं कि समरूपता के तीन अक्ष है। यदि ऐसा है तो इस आकार में हम कितने समरूपता के अक्ष देख सकते हैं?
ऊर्ध्वाधर रूप से वे समान है और क्षैतिज रूप से भी वे समान है। इस आकार में हम समरूपता के दो अक्षों को देख सकते हैं। कभी कभी छात्र हमें इस शीर्ष से इस शीर्ष तक एक रेखा खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन विकर्णों को कभी भी समरूपता के अक्ष के रूप में नहीं लिया जाता है। केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भाजकों को ही समरूपता के अक्ष के रूप में लिया जाता है। यह त्रिकोण या एक आयत हो सकता है या एक वर्ग भी हो सकता है। ये सभी समरूपता के आकार है। यहां मेरे पास एक सफेद कागज है। ये एक सामान्य सफेद कागज है। यदि मैं इस सफेद कागज को एक विशेष तरीके से मोड़ता हूं, इसे बीच से मोड़ने पर हम बीच में एक रेखा देखते हैं। हम इस रेखा का क्या करें? हम इसे चिन्हित करेंगे। मैंने जो चिन्हित किया है वो इस आकार की समरूपता का अक्ष है। ये अक्ष क्यों है? जब मैंने इस आकृति को मोड़ा, इस आकृति का एक किनारा दूसरे के बराबर है। हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक पक्ष दूसरे से मेल खाता है। तो इस आकार में भी हम समरूपता और समरूपता के अक्ष की पहचान कर सकते हैं। हर दिन हम कई आकार देखते हैं। जब हम पेड़ों के पास जाते हैं तो हम कई तितलियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। जब हम तितलियों का निरीक्षण करते हैं तो उनके पंखों में एक अद्भुत समरूपता दिखाई देती है। कई अवसरों पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे रंगों के साथ खेलते हैं। हम रंगों के साथ भी समरूपता दिखा सकते हैं। इस तरह अलग अलग अक्षरों में, अलग अलग आकृतियों में और रोजमर्रा जीवन की अलग अलग वस्तुओं में हम समरूपता की पहचान कर सकते हैं। हम अक्षरों और आकृतियों को विभाजित कर सकते हैं और समरूपता और उसके अक्ष की पहचान कर सकते हैं। आइए हम एक दर्पण लें और देखें कि समरूपता और उसका अक्ष कैसे दिखाई देता है। मैं एक दर्पण लेता हूं। मेरे पास यहां एक वस्तु है जो आकार में आधी है। मैं ये आधा आकार एक विशेष रेखा के पास रखता हूं। अब आधे आकार का निरीक्षण करें। क्या हमें पूरी तस्वीर दिखाई देती है? जी हां, अब हम देख सकते हैं। यह किस आकार का है? ये एक पेड़ की तरह दिखता है। क्या आप उस सीधी रेखा को दर्पण और आधी आकृति के बीच देख सकते हैं? उस रेखा को समरूपता का अक्ष कहा जा सकता है। तो ये आधा आकार दर्पण में आधे आकार के साथ हमें सममित आकार देता है। हम दर्पण में पूरी तस्वीर देख सकते हैं। मैंने विलोम पद संख्याओं का उल्लेख किया है। मतलब अगर हम एक दर्पण का उपयोग करते हुए एक संख्या को देखते हैं, मैंने 181 चुना था। 1 8 1। आइए देखें कि यह दर्पण में कैसा दिखता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? जी हां। लेकिन आपको कौन सी संख्या दिखाई देती है? क्या आप पढ़ सकते हैं? हमें 181 ही दिखाई देता है। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। देखें कि मैंने क्या चुना। क्या आप संख्या पढ़ सकते हैं? इसे सीधे पढ़ें। 1 3 1। अगर हम इसे प्रतिबिंब में देखते हैं तो क्या हम वही 131 देखते हैं या कुछ और? क्या 181 और 131 के प्रतिबिंब में अंतर था या फिर कुछ और था? 181 में हमें एक ही प्रतिबिंब मिला। 131 के साथ हमें एक विपरीत प्रतिबिंब मिलता है। जब हम संख्याओं का चयन करते हैं तो केवल विशेष संख्याएं ही
हमें समान प्रतिबिंब देती है। इसीलिए हमें संख्याओं को सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। तो सभी विलोम पद संख्याओं में समरूपता नहीं हो सकती है। स्वरूप और समरूपता के बारे में जानने के दौरान हमने कुछ शिक्षण उपकरणों और वर्ग रेखा कापी का उपयोग किया और उनके निर्माण और अक्षों के बारे में सीखा। हम कई अलग अलग क्षेत्रों में इन स्वरूपों का उपयोग करते हैं। जब हम संगीत का निरीक्षण करते हैं तो ताल स्वरूप में कई स्वरूप होते हैं। लय 2, 4, 6 या कई अन्य स्वरूपों में हो सकती है। ये घर के सामने बनाई जाने वाली रंगोली हो सकती है। ये बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करके बनाई हुई शैली हो सकती है। हम वहां स्वरूप देख सकते हैं। कोई भी कला, जैसे कि हम जो चित्रकारी करते हैं, उसमें कई स्वरूप हो सकते हैं। ये प्रकृति में पाई गई एक पत्ती की बनावट में भी हो सकती है। हम जीवन में इन स्वरूपों को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम कपड़ों का निरीक्षण करते हैं। यदि आप सीमा को देखते हैं, हमारे कपड़ों पर होने वाली सीमा, तो पाएंगे कि सीमा पर कई सममित स्वरूप होने की संभावना है। यह हो सकता है कि जब हम किसी इमारत का निरीक्षण करते हैं या जब टाइलें बिछाई जा रही होती है, तो हमें स्वरूप मिलने की संभावना होती है। आगे जब हम समरूपता के अक्षों पर चर्चा करते हैं, तो हम अक्षरों और आकारों में समरूपता देख सकते हैं। हम इमारतों में समरूपता देख सकते हैं। इसी तरह हम प्रतिबिंबों को देखते हुए उनमें भी समरूपता देख सकते हैं। कुल मिलाकर स्वरूप और समरूपता, ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे कौशल को महत्व देती है और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। स्वरूप और समरूपता का एक अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी पहलू है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। ये परीक्षाएं कक्षा छठी में शुरू होती है। ये आदर्श, नवोदय या मोरारजी विद्यालयों में हो सकता है, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो हम किसी पेशे के लिए लेते हैं। वहाँ आकार और स्वरूप होंगे जो हमारे दिमाग और क्षमताओं को चुनौती देंगे। उन्होंने स्वरूप और समरूपता की संकल्पनाओं को भी शामिल किया है। हालांकि कई स्थितियों में हमारे कुछ शिक्षक इसे समझ नहीं पाते हैं और सीधे तौर पर स्वरूप सिखाते हैं। हमें ऐसे विषयों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है और छात्रों को कौशल्य आधारित संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है। तब हम इन विषयों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में स्वरूप और समरूपता का उपयोग करने के अलावा हमने विषय के महत्व को समझा है। हालांकि हमारे लिए संकल्पना को समझते समय गलती करना आम बात है। जब संकल्पना स्पष्ट नहीं है तो गलतफहमी होगी। आमतौर पर जब हम स्वरूप बनाते हैं, अगर हम एक आकार और दूसरे आकार या एक स्वरूप और दूसरे स्वरूप के बीच के संबंध को नहीं समझते हैं, तो अगले स्वरूप को बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्वरूप के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। इसी तरह जब विलोम पदों की बात आती है, तो हम उन संख्याओं की बात करते हैं जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं समान पढ़ी जा सकती है। उसे पढ़ने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए 181 181 विपरीत छोर से भी समान प्रकार से पढ़ा जा सकता है। जब आप उसका प्रतिबिंब देखते हैं, आपको वही दिखता है। लेकिन अगर हम 131 की बात करें, तो हमें एक अलग दर्पण छवि देखने को मिलती है। अर्थात सभी संख्याओं में समरूपता नहीं है। इसीलिए संख्याओं का चयन करते समय हमें ध्यानपूर्वक इनका चयन करना होगा और विलोम पद संख्याओं की व्याख्या करनी होगी। अंत में इस वीडियो में हमने स्वरूप और समरूपता से संबंधित सभी संकल्पनाओं को समझ लिया है। धन्यवाद।